नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में चीन के साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रचना, उसका ऑर्गेनाइजेशन, शक्तियां, कार्यप्रणाली क्या है वो देखेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो स्थापना है 1921 में होती है। 1935 से 1976 नेतृत्व माओ के हाथ में रहता है। माओ त्से-तुंग ने जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चर रेवोल्यूशन महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए। 1978 में डेंग सियाओपिंग के नेतृत्व में सीपीसी चाइना अपना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करता है। तो ये महत्वपूर्ण लैंडमार्क हैं। सीपीसी की जो विशेषता है, हम जानते हैं कि अधिकांश लोकतंत्रों में संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता। लोकतंत्र में स्वतंत्रताएं होती है। लोकतंत्र में स्वतंत्रताओं का उल्लेख होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता होगी, बोलने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन और साथ ही लोकतंत्र में चुनाव का प्रावधान होता है। तो ये स्वतंत्रताएं और ये चुनाव ये मिलकर स्वाभाविक है कि लोग राजनीतिक दलों के आधार पर संगठित होना शुरू हो जाते हैं और राजनीतिक दलों का विकास हो जाता है। हमने राजनीतिक दलों का विकास अंदर से होता है, संसद के या बाहर से होता है, ये सब देखा है। लेकिन ये है कि अधिकांश लोकतंत्रों में राजनीतिक दल का संविधान में उल्लेख नहीं होता, लेकिन साम्यवादी जो देश है उसमें राजनीतिक दल का अलग रोल है। हमने मार्क्सवाद पढ़ा है और मार्क्सवाद के बाद, खासकर मार्क्स के बाद जो लेनिन है, लेनिन क्रांति का जो नेतृत्व है, क्रांति का जो उत्तरदायित्व है, वो किसको दे देता है? साम्यवादी दल को देता है। यानी साम्यवादी दल की भूमिका को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। इसलिए मार्क्सवाद की विचारधारा के अनुरूप चीन में भी साम्यवादी दल का संविधान में उल्लेख है। 1954 में नहीं था, 1975 में और 1982 में इसका उल्लेख है। प्रस्तावना हमने पढ़ी थी। प्रस्तावना में एक नहीं कई बार ये कहा गया है कि सीपीसी के नेतृत्व में चाइना ने ये हासिल किया, चाइना को ये हासिल करना है। सीपीसी का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों पर सीपीसी ने यह हासिल किया। तो सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी यानी चीन का साम्यवादी दल, चीनी साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसकी बात हम कर रहे हैं। सीपीसी दलीय दृढ़ता, साम्यवादी देश दल के जो ढांचा है उसकी दृढ़ता में विश्वास करते हैं। वह लूज नहीं होता, यानी उसकी जो मेंबरशिप है वह एक रेस्ट्रिक्टेड लोगों तक सीमित होती है, हर किसी को उसकी मेंबरशिप नहीं मिलती। ठोस और केंद्रीकृत संस्था होती है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा है वह भी टाइट होता है। सदस्यता के कठोर नियम, सीपीसी की सदस्यता के क्या नियम हैं? व्यक्ति चीनी नागरिक होना चाहिए, यानी सिर्फ चीन के नागरिक ही इसका सदस्य हो सकता है। चीनी नागरिक के साथ साथ व्यक्ति इसका सदस्य होने से पहले सीपीसी के जो सहयोगी संगठन हैं उनका वह सदस्यता रहा होना चाहिए। यानी सहयोगी संगठन का सदस्य व्यक्ति तभी रहेगा जब वह उस विचारधारा से सहमत है। सहयोगी संगठन का सदस्य रहा होना चाहिए और उसे दल का जो संविधान है उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं, यानी उसकी जो सदस्यता है उसके शर्तें हैं वह बहुत कठिन है। इन शर्तों को हासिल करने के बाद भी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही दल में इंडक्शन किया जाता है। उस ट्रेनिंग के उपरांत भी प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी प्रवीक्षाधीन रखते हैं सदस्यता को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत आदमी पार्टी में प्रवेश कर जाए। इतने फिल्टर्स के बावजूद भी यहाँ रुकता नहीं उनका व्यवस्था कि अगर कोई गलत व्यक्ति सदस्य हासिल कर ले तो भी सफाई अभियान के तहत उसे दल से बाहर निकाला जा सकता है और सफाई अभियान चलते रहते हैं। यानी लोग जो साम्यवादी देश हैं वो अपनी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी
आइडियोलॉजिकल प्योरिटी तथा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध होते हैं। इस कदर उनका जो ढांचा है वह स्ट्रॉन्ग होता है। इसके निश्चित उद्देश्य हैं। निश्चित उद्देश्य समाजवाद की स्थापना, जो प्रस्तावना में इसका उल्लेख है, सत्ता का सर्वोच्च केंद्र, सत्ता का सर्वोच्च केंद्र है सीपीसी। चीनी व्यवस्था में हम देखते हैं कि चाइना को जो ढांचा है उसमें अगर हम अन्य देशों से तुलना करें तो अन्य देशों में जो व्यवस्थापिका होती है, संसद होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका। सरकार के हर जगह 3 अंग होते हैं हर सरकार के। तो साम्यवादी देशों में जैसे चाइना है, तो चाइना में संसद के लिए एनपीसी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है। इस कांग्रेस की एक कमेटी है। यह एक तरीके से मूलतः वहाँ की संसद है। कार्यपालिका में क्या आएगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्य परिषद। और न्यायपालिका का जो ढांचा है, तो उसको देखने से तो ऐसा लगता है जैसे बाकी लोकतंत्रों की तरह यहाँ भी यह चलता है। लेकिन इन सब के प्रावधान के साथ साथ चीन में एक जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि प्रत्येक संगठन को, पहले तो कोई भी संगठन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, हर संगठन को इसके प्रति अकाउंटेबल किया गया। किसके प्रति? एनपीसी के प्रति। साथ में लिखा गया कि एनपीसी जब सत्र में नहीं होगी तो इन सब की अकाउंटेबिलिटी है वो एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी के प्रति होगी। यानी जो अकाउंटेबिलिटी, जो उत्तरदायित्व है वो एनपीसी के प्रति था, वो स्टैंडिंग कमेटी के प्रति है। और इसके साथ साथ जो रोल सीपीसी का है उस रोल को बखूबी उन्होंने स्वीकार किया है, भले ही प्रस्तावना हो या अन्य संविधानों में। तो सीपीसी के रोल को स्वीकार किया गया है और सीपीसी में जो महत्वपूर्ण नेता होते हैं वही स्टैंडिंग कमेटी और इनमें महत्वपूर्ण नेता होते हैं। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली पूरा नियंत्रण सीपीसी का रहता है। चाइना की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें पूरा नियंत्रण सीपीसी का रहता है, क्योंकि जो सीपीसी में महत्वपूर्ण पद पर होता है वही व्यक्ति शासन में महत्वपूर्ण पद पर होता है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद यानी शक्तियों का वितरण इस तरीके से कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें ऊपर जो टॉप लीडर्स हैं उनका आदेशों की अनुपालना करनी ही करनी है। ये जो शासन, जो शक्ति वितरण का सिद्धांत है वह लोकतांत्रिक केंद्रवाद कहलाता है। चाइना का जो सीपीसी है उसमें लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर टिका हुआ है कि इसके ऊपर जो कांग्रेस होती है, दल की कांग्रेस अलग होती है, ये एनपीसी नहीं है। इसके नीचे स्थानीय स्तर के जो संगठन होते हैं, फिर नीचे प्रांत लेवल पर, हर लेवल पर संगठन होते हैं। तो जो नीचे की यूनिट्स हैं उनको अपने से ऊपर जो भी यूनिट्स हैं उनका कहना मानना होता है। दल का संगठन पिरामिड है और संचालन लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है। पार्टी का संगठन 3 स्तर का है। पार्टी का संगठन 3 स्तरीय है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कांग्रेस होती है सीपीसी की, लोकल पार्टी संगठन तथा प्राइमरी पार्टी संगठन। लोकल पार्टी संगठन यह है प्रांत के स्तर पर होता है। सीपीसी एंड शासन की इकाइयों के समानांतर, देखिए जैसे शासन की इकाई है कि एनपीसी और एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी, यह राष्ट्र के लेवल पर यानी केंद्र के स्तर पर होगी। फिर प्रांत के स्तर पर भी जनवादी कांग्रेस होती है, जिलों के स्तर पर भी जनवादी कांग्रेस होती है। तो इसी तर्ज पर सेम सीपीसी का ढांचा काम करता है। उनकी भी अपनी जनवादी कांग्रेस अलग अलग
लेवल पर होती है। संगठन 3 स्तर का है। ये 3 स्तर का संगठन कौन सा है? सबसे छोटी जो यूनिट्स है उसे कहते हैं सेल। सेल से ऊपर है स्थानीय दल संगठन। स्थानीय दल संगठन जो प्रांत है, स्वायत्त प्रदेश है या प्रत्यक्ष रूप से शासित नगरपालिका है, क्या है, उसके आधार पर इनका नाम अलग अलग होता है। और राष्ट्र स्तर पर है नेशनल कांग्रेस ऑफ द सीपीसी। नेशनल कांग्रेस ऑफ द सीपीसी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टॉप लेवल का संस्थान है। 2017 में 19वीं नेशनल कांग्रेस ऑफ सीपीसी हुई थी। देखिए, इसको जो शासन की जो चीफ है, एक तरीके से वहाँ की संसद है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो है एनपीसी। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की 2018 में 13वीं कांग्रेस हुई थी और उसमें 2980 डिप्यूटीज ने भाग लिया था। एनपीसी 2980 डिप्यूटीज और सीपीसी की जो कांग्रेस है उनके सदस्य डेलीगेट्स कहलाते हैं। सीपीसी की इस बैठक में, इस कांग्रेस में नई गाइडिंग विचारधारा, जिसका टाइटल है सी जिनपिंग्स थॉट ऑन सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए न्यू एरा, को दल के संविधान में लिखा गया। देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना संविधान होता है, वैसे सीपीसी का अपना दल का संविधान है। तो यह बात दल के संविधान में लिखी है, ना कि चाइनीज जो चाइना का संविधान है उसमें लिखी गई है। 19वीं सेंट्रल कमेटी ऑफ सीपीसी का चुनाव भी हुआ। इसी कांग्रेस में सेंट्रल कमेटी ऑफ सीपीसी का चुनाव हुआ। देखिए, सीपीसी की भी अपनी कांग्रेस है और वह कांग्रेस सेंट्रल कमेटी का चुनाव करती है। सीपीसी में भी बहुत केंद्रीकरण है, तो इसमें भी आपने देखेंगे कि धीरे धीरे शक्ति है ना, वो कांग्रेस की बजाय और छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो छोटे जो यूनिट्स हैं उनमें निवास करती है। सेंट्रल कमेटी में 204 प्लस 172 अल्टरनेट सदस्य होते हैं। जनरल सेक्रेटरी इसके सी जिनपिंग है। सेंट्रल कमेटी के अलावा स्टैंडिंग कमेटी, सेंट्रल कमेटी में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में 7 सदस्य, पोलिट ब्यूरो में 25, सेक्रेटेरिएट में 7 और मिलिट्री कमीशन में 7 सदस्यों का चुनाव भी इसके दल ने किया। सीपीसी के सहायक संगठन सीपीसी को आदर्श मानते हैं। इसके अलावा सीपीसी के कुछ सहायक संगठन भी होते हैं। ये सहायक संगठन है जो सीपीसी को आदर्श मानते हैं, सीपीसी की विचारधारा में विश्वास करते हैं तथा इसके साथ साथ दल का इनके साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सीपीसी से नियंत्रित करता है। और हमने जो पढ़ा था कि सीपीसी की मेंबरशिप मुश्किल है। सीपीसी की मेंबरशिप तभी मिलती है जब उससे पहले व्यक्ति इन सहायक संगठनों का सदस्य रह चुका होता है। और ये सहायक संगठन कौन से हैं? युवा साम्यवादी दल, रेड गार्ड्स, लिटिल रेड गार्ड्स, चीनी मजदूर संघ, जनवादी महिला संगठन, चीनी सहकार संगठन तथा जनवादी साहित्य एवं कला संगठन। ये जो संगठन है इनके अलग अलग लेवल पर काम है। जैसे सेल है प्राथमिक स्तर पर, तो सेल ऊपर के जो स्तर के कार्यकर्ता हैं उनका चुनाव करती है। दल का जो छवि सुधार है या दल का प्रचार प्रसार करती है। फीडबैक तंत्र के रूप में भी कार्य करती है। स्थानीय स्तर के जो संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर के जो कांग्रेस हैं उन सदस्यों का चुनाव करते हैं। दल की सदस्यता के कठोर नियम है, ये हमने देख लिए कि चीनी नागरिकता, न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, केवल कृषक और कृषक मित्र वर्ग। कृषक मित्र वर्ग में कौन कौन है? श्रमिक शामिल है मेनली, सिर्फ इन्हीं को ही सदस्यता मिल सकती है। सीपीसी के किसी सहायक संगठन का सदस्य होना जरूरी है। स्वयं श्रमजीवी हो, यह भी शर्त है कि जो सदस्य तभी बन सकता है जब वह स्वयं श्रमजीवी हो, यानी श्रम करके हमें अपना पेट भरता हो। दलीय संविधान और अनुशासन में पूर्ण विश्वास करने वाला हो। इन सब के कठोर शर्त के बावजूद ट्रेनिंग, प्रोबेशन, सफाई अभियान का भी प्रावधान है। दल के सदस्यों के विस्तृत उत्तरदायित्व हैं और ये सारे उत्तरदायित्व विचारधारात्मक हैं, यानी जो समाजवाद की विचारधारा है, साम्यवाद की विचारधारा है, उसका प्रसार है।
सीपीसी की भूमिका देखिए, प्रस्तावना में सीपीसी के नेतृत्व के अधीन मार्क्सवादी, लेनिनवादी एवं माओ की विचारधारा के मार्गदर्शन में सभी राष्ट्रीयताओं के लोग लोकतांत्रिक अधिनायकवाद से निरंतर जुड़े रहेंगे और समाजवाद के रास्ते पर चलेंगे। देखिए, प्रस्तावना में सीपीसी की अच्छाई का और सीपीसी के ग्रेटर रोल का जो उल्लेख है वो कोई एक बार नहीं कई बार किया गया है कि सीपीसी ये करेगी। तो ये चीन का साम्यवादी दल था। सीपीसी क्या है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम चीन की संसद या यूँ कहें चीन की व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जन कांग्रेस एनपीसी और एनपीसी की जो स्थायी समिति है वो क्या है, किस तरीके से, वो कौन से प्रावधान हैं जो एनपीसी के वहाँ की संसद के अलग हैं बाकी लोकतांत्रिक देशों से। थैंक यू।